Hello, my dear students, class 9th, Political Science, chapter number 3, चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम लोग जो पॉइंट पढ़ रहे थे उससे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है मतदान और मतगणना के बारे में, यानी कि पोलिंग वाले दिन के बारे में, और मतगणना इट मीन्स काउंटिंग ऑफ वोट्स के बारे में। तो काउंटिंग ऑफ वोट्स हम बताएंगे आपको कैसा होता है, पोलिंग कैसे होती है, कैसे पड़ती है, उसके लिए भी आपको समझाएंगे। तो ये पॉइंट हम चर्चा करते हैं, इसके बाद हम और एक दो पॉइंट्स आपके लिए उठाएंगे और उन पॉइंट्स पर आपके लिए चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना कार्य करते हैं आपके लिए। तो मतदान और मतगणना, जब चुनाव का जो आखिरी चरण होता है ना, वो आखिरी चरण होता है मतदाताओं के द्वारा वोट देना, है ना। फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट्स, है ना। इस दिन को क्या होता है, इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुनाव का दिन कहा जाता है, ठीक है ना। अब चुनाव का दिन कहते हैं, इसी इलेक्शन डे बोला जाता है। एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट, हर पर्सन जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है, कैन गो टू अ नियर बाई पोलिंग बूथ, वो पास के पोलिंग बूथ में जाता है, वहाँ पे केंद्र पे जाता है, मतदान केंद्र पर जाता है, और अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी इमारत में ये जो है मतदान केंद्र बना दिया जाता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये कार्य होता है। तो वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, द इलेक्शन ऑफिसर्स आइडेंटिफाई हर और हिज पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट। उसे कह देता है कि आप वोट डाल सकते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को, जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए होते हैं ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी है या समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, इनके एजेंट बने होते हैं। उन एजेंट को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, वो वहाँ बैठे होते हैं, जिससे कि वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ देखने की उन्हें इजाज़त दे दी जाती है। एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ, है ना, एंड एंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे। अच्छे उसमें हो रहा है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर किया करते थे। एक पत्र होता था, उसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता था, उसका नाम लिखा होता था, सामने जगह बनी होती थी जिस पर हमें एक मोहर दी जाती थी, वो मोहर लगा देते थे और उस बैलेट पेपर को दो तरीके से अलग अलग तरीके से फोल्ड किया जाता था और फोल्ड करके उस पेटी के अंदर डाल दिया जाता था। लेकिन अब सिस्टम जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। आज के समय में नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स। एक नई मशीन आ गई है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, उसका इस्तेमाल होने लगा है ना। तो मशीन के ऊपर क्या होता है, मशीन के ऊपर चिन्ह बने होते हैं, है ना, और उसके नाम लिखे होते हैं और चुनाव चिन्ह बना होता है। निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं उनको भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह दे देते हैं, है ना। तो ये भी कार्य होता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन ऑफिसर्स एट द वोटर हैज़ टू डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट सी वॉन्ट्स टू या ही वॉन्ट्स टू गिव हर वोट। वहाँ पे अपना वोट आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये कार्य हो जाता है। तो बटन दबा दें आप, तो बटन दबाएंगे तो पी की आवाज़ होगी और पी की आवाज़ के साथ आपका वोट जो है वो कास्ट हो जाता है, वो डाल दिया जाता है, डल जाता है। तो मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद कर दिया जाता है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है ना, इस तरीके से। तो पोलिंग ओवर होने पर ईवीएम मशीन आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डेट, एक फिक्स डे कर दिया जाता है जिस दिन जो है तय जो तारीख होती है उस पर एक चुनाव क्षेत्र होता है। चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ वहाँ पर खोला जाता है और मतों की गिनती भी की जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, एजेंट ऑफ जो होते हैं सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो एजेंट्स होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ये इंश्योर करने के लिए दैट द काउंटिंग इज़ डन प्रॉपरली, कि वहाँ जो काउंटिंग हो रही है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रही है, निष्पक्ष ढंग से हो रही है, ये देखने के लिए। तो किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाला जो उम्मीदवार होता है उसको फिर बाद में विजयी घोषित कर दिया जाता है। कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स
है ना, फ्रॉम अ कंस्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, उसे चुनाव जीता हुआ मान लिया जाता है। इन अ जनरल इलेक्शन, एक जनरल इलेक्शंस के अंदर यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कंस्टिट्यूएंसीज टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम पर होता है ये, ऑन द सेम डे वाले दिन। टेलीविज़न जो चैनल्स होते हैं, रेडियो होता है, न्यूज़पेपर्स होता है, वो इस इवेंट की रिपोर्ट देते रहते हैं लगातार। टीवी चैनल्स पर तो हर घंटे में ये रिपोर्ट बहुत तेज़ी से प्रसारित होती है और बताई जाती है। और विद इन फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग, थोड़ी घंटों की थोड़ी काउंटिंग के अंदर, 4-5-6 घंटों की काउंटिंग के अंदर ही ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, है ना। तो ये जब गिनती हो जाती है कुछ ही घंटों में, तो सारे परिणाम हमें मालूम पड़ जाते हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन अपनी अगली सरकार बनाने जा रहा है। तो इस तरीके से पार्टियां अपनी सरकार बना लेती हैं, है ना, और बनाकर आगे जो है अपने वादे जो दिए होते हैं उन्होंने, वो उन वादों को वो पूरा करती हैं। तो इस तरीके का कार्य होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है वो है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक क्यों है। देखो, आपको एक बात बहुत ही ख़ास तौर से जाननी होगी, और वो ये है कि चुनाव में जो गड़बड़ियाँ होती हैं, जो धांधलियाँ होती हैं ना, हम लोग उनके बारे में लगातार कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं या जानते रहते हैं, या हमें बताया जाता है ना। टीवी चैनलों के माध्यम से या फिर अखबार के माध्यम से ऐसी गड़बड़ियों के बारे में हमें पता पड़ता रहता है, और आरोप प्रत्यारोप की झड़ी जो है वो लगातार लगती रहती है, एक दूसरे पर लगातार कहीं ना कहीं डालते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अधिकांश खबरें कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना हमें देती हैं। वो सूचना क्या होती हैं? वो सूचना होती हैं इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट। यानी जो मतदाता सूची होती है उसमें फर्जी नाम डाल दिए जाते हैं, कुछ ऐड करवा दिए जाते हैं, या क्या किया जाता है, एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स, जो असली नाम होते हैं वो उसमें से गायब कर दिए जाते हैं। तो ये खास तौर से धांधली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी धांधली क्या है? मिसयूज़, है ना, ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। शासक दल क्या करता है? जो सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं हैं ना, और जो अधिकारी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं, गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं, और इस गलत तरीके के इस्तेमाल करने से वो जो है इनका उपयोग कर लेते हैं, और कभी कभी चुनाव में उनकी जीत भी इस वजह से हासिल हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ना, वो बड़े पैमाने पर अमीर उम्मीदवार जो होते हैं उन्हें खर्च खड़ा करती है, और वो धन खर्च करते हैं लगातार ज़्यादा। जबकि कहा जाता है कि लोकसभा के इलेक्शंस में 25 लाख रुपए, और जो नीचे के इलेक्शंस है उनमें 10 लाख रुपए अधिकतम आप खर्च कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर तो बेहिसाब पैसा जो है खर्च किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट है वो है इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। मतदान के दिन क्या होता है? चुनाव की धांधली होती है बहुत बुरी तरीके से। मतदाताओं को डराया जाता है और उन्हें भगा दिया जाता है, और उनकी जगह किसी और को खड़ा कर दिया जाता है, और वो वहाँ पे फर्जी मतदान करता है। तो इस तरीके के हमें बहुत सारी खबरें जो है हमें मिलती हैं। ये बहुत सारी खबरें सही भी होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखने के लिए हमें बहुत दुख होता है, परंतु सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाती कि चुनाव का जो उद्देश्य है ना उसको ही ख़त्म कर दें, उसको ही बेकार कर दें, है ना। तो इस चीज़ में अगर एक एक करके हम सवाल उठाएं तो ये बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सारे चुनाव जीत सकती है? क्या आप बताओ बताओ, आप बताओ, क्या हमें जन समर्थन ना मिले, लोगों का साथ ना मिले, और हम चुनाव में धांधली करें और हम चुनाव जीत जाएं और अपनी पार्टी बना लें, अपनी सरकार बना लें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इतना तो नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, पर फिर भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम सब के लिए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में, स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में। स्वतंत्र चुनाव आयोग, अब चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है ये देखना कि उनका संचालन कौन करता है। चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या नहीं है। सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव या प्रभाव बनाती है कि नहीं बनाती। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो कराने की जो जिम्मेदारी है ना, वो जिम्मेदारी वो सही तरीके से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। क्या ये जो शक्तियां हैं उनके पास, उनका वास्तव में वो प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे सवाल हैं।
और इन सभी सवालों के जवाब हमें काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही मिलते हैं। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, है ना। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ओके। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी दी गई है, न्यायपालिका के समान, समझ रहे हैं। इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट जुडिशरी एंजॉय। जैसे जुडिशरी एकदम फ्री है ना, ऐसे ये भी फ्री है। द चीफ इलेक्शन कमीशन यानी CEC जो कहलाते हैं इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति उन्हें जो है नियुक्त करते हैं। एक बार उसकी नियुक्ति हो जाती है ना, तो निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। वो फिर प्रेसिडेंट भी उससे नहीं, कुछ ज़्यादा जवाबदेह होता है, उसको नहीं जवाब पूछा जाता है, समझ रहे हैं आप। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो, तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। पूरी दुनिया के अंदर वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा जगह होगा, कोई ऐसा देश होगा, किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। भारत के निर्वाचन आयोग को बहुत ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं, और वो अधिकार जो हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या अधिकार मिले हैं इलेक्शन कमीशन को। पहली बात, इलेक्शन जो कमीशन है ना, टेक्स डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर, यानी सूचना जारी करता है, और तब से लेकर जब तक चुनाव के नतीजे नहीं निकल जाते, उसका परिणाम नहीं निकल जाता, तब तक उसकी घोषणा तक पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके संचालन में हर पहलू पर अपना निर्णय लेता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। ये पार्टी चुनाव संहिता भी लागू करती है और उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को और पार्टियों को सजा भी देती है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग जो है सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। To prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials। इसमें सरकार के द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी जो होती है उसका दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना, ये सब काम शामिल होते हैं। इतने काम कर सकते हैं ये लोग, इधर उधर चीज़ें बदल सकते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो बात नहीं मानता, जो सही तरीके का कार्य नहीं करता, दुरुपयोग अगर रोकना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। व्हेन, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जब आप इलेक्शन ड्यूटी पे है ना, ड्यूटी पर तैनात हैं, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द EC एंड नॉट द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के अंतर्गत काम नहीं करता, फिर वो किसके अंतर्गत आ जाता है? जब तक चुनाव की ड्यूटी पर है वो निर्वाचन आयोग के अधीन रहकर काम करता है। पिछले करीब 25 सालों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी जितनी भी शक्ति हैं उनका उपयोग शुरू कर दिया है। उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार भी लगाता है। अगर चुनाव अधिकारी को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ ना, तो वहाँ पे फिर से मतदान का आदेश दे देते हैं कि दोबारा से मतदान होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ठीक ढंग से नहीं हुआ, कैंसिल कर दिए जाते हैं वहाँ के चुनाव। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने पड़ते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता ना,
तो ये सब संभव नहीं था। इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईसी क्या क्या काम करती है। मैंने आपको बताया, इतना समझाया। ये सारी चीज़ें आप एक बार दोबारा से दोहराइए, दोबारा से वीडियो को देखिए और चीज़ों को सही तरीके से समझते रहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो चुनाव में लोगों की भागीदारी को लेकर आएगा, यानी पॉपुलर पार्टिसिपेशन। उससे अगला जो पॉइंट होगा वो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में है। तो यही 3 टॉपिक हमारे अब बचे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। सो गाइस, ये नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए कर लाएंगे। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू एवरीवन।